कांग्रेस देगी पहले वचन, फोकस में 2023 मिशन। जल्द मैनिफेस्टो होगा जारी, बीजेपी की भी अपनी तैयारी। ये पहली बार होगा कि कोई राजनीतिक दल चुनाव से 1.5 साल पहले मैनिफेस्टो जारी करे। एमपी कांग्रेस ऐसा ही करने जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द ही वचन पत्र जारी करेगी। पिछले 3-4 दिनों में ही कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन की बहाली और सरकारी सेवा में आउटसोर्स बंद कर संविदा कर्मियों को पक्का करने की ओर इशारा कर बड़ा दांव खेल दिया है। वहीं मैनिफेस्टो को लेकर 21 मई को होने वाली बैठक में इस पर रणनीति भी बनेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2018 के जिन वचनों को पूरा नहीं किया वो भी वचन पत्र में शामिल होंगे। इस बार भी कमलनाथ जी ने वचन पत्र समिति घोषित की है, उसका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी को बनाया है। वो समिति की पहली बैठक भी जल्द होने जा रही है। उसके अंदर हम लगातार सभी सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक जो संगठन हैं उनसे और तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे और तमाम बिंदुओं को शामिल करेंगे, जनहित के मुद्दों को शामिल करेंगे। जो हमारी 15 माह की सरकार के समय हम जो हमारे वादे अधूरे रह गए थे, जिसको हम पूरा नहीं कर पाए, चाहे किसान कर्ज माफ़ी हो या पुरानी पेंशन के मामले, ये सबको हम शामिल करेंगे और एक अच्छा वचन पत्र हमारा बनाएंगे जो हम पूरा कर सकें और जो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस 2018 के फॉर्मूले पर चलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने भी 2023 के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। बीजेपी का फोकस भी किसान, कर्मचारी और युवाओं पर है। इधर बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कस रही है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम 2 लाख तक का सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, नौजवानों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, कर्मचारियों के बारे में कहा था, पुलिस के बारे में कहा था, अनेक चीज़ें कही थी, पर उसमें से एक भी काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब वो वचन पत्र लाते भी हैं तो लोग उसको मानेंगे नहीं। कांग्रेस के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी है जो चुनाव के वक्त ही एक्टिव होती है, लेकिन एमपी कांग्रेस ने चुनाव के 1.5 साल पहले ही सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो बीजेपी से तैयारियों के मामले में पीछे नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन टारगेट तो 2023 के चुनाव ही है। अब कांग्रेस का वचन पत्र बीजेपी की रणनीति पर भी भारी पड़ेगा, ये तो कहना मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है वादे एडवांस में। जी हां, कांग्रेस जल्द ही वचन पत्र जारी करेगी। कमलनाथ भी एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि आखिर क्यों कांग्रेस चुनाव के 1.5 साल पहले ही वचन पत्र ला रही है। क्या कांग्रेस वचन पत्र के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाहती है? हालांकि बीजेपी में अपनी तैयारियां भी जुटी हुई है। सवाल यही है कि तैयारियां दोनों की है, लेकिन क्या यह संभव है कि 2023 के चुनाव से 1.5 साल पहले वचन पत्र जारी कर दिया जाए? कांग्रेस का तो यही दावा है। बाकायदा लोगों से विचार मांगे जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि वचन पत्र में होना क्या चाहिए। संभावना यही है कि 21 तारीख को जब बैठक होगी तो तमाम तरह की चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ की बात कर रही है, बूथ को मजबूत कर रही है और लगातार सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर जनता के सामने जा रही है। तो यही हमारा मुद्दा है आज का और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे वादे एडवांस में। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र तोमर जी है, विधायक कांग्रेस के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी काफी टाइम है, 2023 में, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां, अक्सर हम इस मुद्दे पर बात करते रहते हैं, बहुत एडवांस में चल रही। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपना जो वचन पत्र है, जैसा हमने 2018 में भी देखा था, लेकर आ जाएंगे। सिर्फ वचन पत्र आ जाने से काम आगे बढ़ जाएगा कांग्रेस का? देखिए मनोज जी, राजनीतिक दल अपने तरह से तैयारियां करते हैं। बीजेपी अपनी बूथ मैनेजमेंट में लगी है, कांग्रेस से कह रही है कि वचन पत्र पहले लाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये वचन पत्र क्या उन चीज़ों को पूरा कर पाएगा या उन वादों को कर पाएगा जो सरकार की प्राथमिकता होती है। चुनाव 1.5 साल बाद हैं, कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मोमेंटम लेने की कोशिश कर रही है, आगे निकलने की कोशिश कर रही है कि हम चुनाव की तैयारियों में आगे हैं। लेकिन एक सवाल और मनोज जी उठता है कि क्या मैनिफेस्टो अकेला बना देने से
उस जनता तक आप अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे? मैनिफेस्टो बना देंगे, अच्छी बात है। मुझे ये लगता है कि वर्तमान दौर में अगर किसी राजनीतिक दल के लिए जरूरत है तो एक तो जमीन की तैयारी हो, दूसरा मैनिफेस्टो से पहले अगर पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो ज्यादा लाभकारी होगा। मैनिफेस्टो तो ऐसा कि बातें आएंगी, मैनिफेस्टो हो सकता है चुनाव आते आते तक आपकी जो वादे हैं वो मध्यम पड़ जाए, उनका असर कम हो जाए, जनता को लुभाने की कोशिश कम हो जाए। अगर उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी हो जाती है तो वो राजनीतिक दलों को ज्यादा लाभ देता है, मुझे ऐसा लगता है। जी रविंद्र जी, ये जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि हम मैनिफेस्टो बहुत पहले लेकर आ जाएंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है, जैसा संदीप जी भी कह रहे हैं, कि प्रत्याशी भी हम पहले घोषित करेंगे, पर अब वो तो समझ से परे उसी दौर में समझ आएगा कि कब, क्योंकि कई बार तो ये भी होता है कि जब फॉर्म भरने जा रहे होते तो किसी और का फॉर्म भरा जाता, फिर बाद में कोई और आ जाता है। ये अमूमन देखा है विधानसभा चुनाव में। लेकिन जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की ये तैयारियां होंगी, और जो कांग्रेस का कहना है कि 21 तारीख को बैठक के बाद चीजें साफ हो जाएंगी, क्या मैनिफेस्टो में वही सब दिखाई देगा? किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन की बहाली, या कुछ और? संदीप, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? रविंद्र जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ आवाज आ रही है आपकी। मेरा सवाल ये है कि मैनिफेस्टो पहले लाने की बात कर रही है कांग्रेस, तो पहले मैनिफेस्टो लाने से या वचन पत्र लाने से क्या लाभ मिल जाएगा? ये बहुत सीधी सी बात है कि जनता में हमने पहले भी, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, 15 महीने का कार्यकाल मिला, उसमें जो मैनिफेस्टो हमने दिया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको पूरा करने के लिए उसका पहले दिन से ही उसका शुरुआत की। आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही किसानों के कर्जे माफी की घोषणा की, और इसके साथ साथ जो हमको काम करने चाहिए थे जनहित में, वो सारे काम उन्होंने शुरू किए। चाहे वो कन्याधन योजना की राशि को बढ़ाने का काम हो, चाहे वो बिजली की 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का काम हो, या शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया, ये जितने सारे काम थे वो किए। तो मैनिफेस्टो पे जब काम हुआ तो जनता में विश्वास उस बात का आज भी है कि अगर कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये जनता को भरोसा है। तो मैनिफेस्टो हमारा जो बनेगा वो जनहित में बनेगा, और जनता का विश्वास दिलाने के लिए कि हमने जो कहा है वो उसको हम करके दिखाएंगे। और जनता भी इस बात को चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि 18 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश परिवर्तन करके ही तो आपको मौका दिया था, परिवर्तन ही तो किया था 2018 में। देखिए, और जनता ये भी कहेगी हमने तो 5 साल के लिए पहुंचाया था, आप 1.5 साल में वापस कर गए। नहीं, जनता इस बात को नहीं कह रही। जनता इस बात को भली बात समझ रही है कि धनबल के आधार पर सरकार को गिरा करके और गलत तरीके से, मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त कर करके जो लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये जनता के जहन में है ये चीज। ऐसा नहीं है कि जनता इस बात को नहीं समझती है, और उस बात को जनता समझती है, और उसका आने वाले समय में जवाब भी देगी। देखेंगे अब वो कैसा जवाब होगा। उपचुनाव में तो उस तरह का जवाब नहीं दिखाई दिया। चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपकी तरफ लौटता हूं। जी यशपाल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि पहले से मैनिफेस्टो ले आएंगे हम, अपना वचन पत्र। पिछली बार भी बहुत सारे, करीब 300 से ज्यादा ऐसे वचन थे जो जनता के सामने रखे थे। अब वो बात अलग है, जैसा आप पर आरोप लगता रहता है कि आपने सरकार को रहने नहीं दिया और वो अपने वचन पूरे कर नहीं पाए, पर तैयारियां कांग्रेस की ये कह रही है कि वो एडवांस में चल रही। मनोज जी, ये एडवांस का प्रस्तुत किया जाने वाला मैनिफेस्टो नहीं है। ये फरेब, झूठ, बेईमानी, मक्कारी और लोक लुभावन वादे किए जाने का, जनता को मूर्ख बनाए जाने का, एडवांस का यह वचन पत्र के नाम पर एक बार पुनः मैनिफेस्टो को प्रस्तुत किए जाने की नाटक नौटंकी। अब मुद्दे तो कुछ है नहीं, अब यही एक मुद्दा जनता के बीच में छोड़ देंगे कि हम 1 बरस पहले, हम 1.5 बरस पहले और इस प्रकार का वचन पत्र लेकर के आए हैं। हम तो पहले जानना चाहेंगे कि 15-17 महीने की आपकी सरकार में आपने कितने वचन पत्र, अभी तो तोमर साहब को भी पता नहीं होगी कि 600 बिंदु थे कि 800 बिंदु थे कि 1000 बिंदु थे। वचन पत्र बनाना आसान है, वचन को निभाना मनोज जी बहुत मुश्किल है। और तब जब आप, अभी सलूजा जी कह रहे थे कांग्रेस के समन्वयक, मैं सुन रहा था आपकी रिपोर्ट में उनका बयान, उनका वक्तव्य कि किसान कर्ज माफी को भी हम शामिल करेंगे। मतलब किसान कर्ज माफी आपकी अधूरी रही, लचर रही, और हम
बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता आपकी सरकार नहीं दे पाई। जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात हमने उठाई तो इन्होंने कहा कि बैंड बजाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ढोल बजाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ढोल चराने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये नए सिरे से फिर जनता को मूर्ख बनाओ मैनिफेस्टो प्रस्तुत किए जाने का एक नया नवाचार किया जा रहा है। और शायद मुझे लगता है कि अब इनके पास मनोज जी काम वाम को तो कुछ है नहीं। और जनता का मैनिफेस्टो बनाने के पहले आज खरगोन में जनता ने अपना मैनिफेस्टो बता दिया। आज दिन भर से सोशल मीडिया में चल रहा है सज्जन सिंह जी वर्मा जिस प्रकार से एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, वे संवेदना व्यक्त करने गए थे या जले पर नमक छिड़कने गए थे, उल्टे पांव 2 महिलाओं ने भगा दिया मनोज जी उनको। विजय लक्ष्मी साधो साथ में थी, रवि जोशी साथ में थे। जनता ने अपना मैनिफेस्टो आज ही बता दिया खरगोन में। वो भी तो अपना बताना चाह रहे थे कि हम आपको मदद करने आए। वो बात अलग है, आप जो तस्वीरें आप लोग ने वायरल करी है उसमें बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। हालांकि वो मुद्दा अलग है, मुद्दा मैनिफेस्टो का जी। नहीं मुद्दा नहीं, देखिए मेरा कहना है मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं टेबल पर बैठ करके। अभी पौराणिक जी ने बहुत अच्छी बात कही। अरे आपको पहले जाना पड़ेगा नीचे जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। और देखिए मनोज जी, मैं तो मालवा का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे यहाँ पर खेत को जोतने से लेकर के फसल की कटाई तक हम आंकलन नहीं कर सकते हैं कि हमको सोयाबीन कितना कुंटल प्रति बीघा में मिलेगा, चना कितना कुंटल प्रति बीघा में। हम पूरी मेहनत करते हैं, किसान लोग खाद देते हैं, बीज देते हैं। अब कांग्रेस की फसल बोता तो कोई और है, काटता तो कोई और है, खाद है नहीं इनके पास, बीज है नहीं, उर्वरा इनकी खत्म हो गई, ऊर्जा इनकी खत्म हो गई, और ले दे करके मैनिफेस्टो पे पड़ा हुआ है। अरे आप जब तक बूथ विस्तारक योजना भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार है, आपका घर चलो घर घर चलो अभियान, आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब ये इनका मैनिफेस्टो, जिस मैनिफेस्टो की कांग्रेस दल अध्ययन कर रही है, मंथन कर रही है, आपके तो 4-4, 5-5 बार निर्वाचित होने वाले जिला पंचायत के प्रतिनिधि आज हमारे साथ आ गए हैं। और अभी आप देखना, ये कांग्रेस जब तक बैठकें ही करती रहेगी, मंथन ही करती रहेगी, कांग्रेस बुरी तरह से टूट जाएगी। दिल के टुकड़े हजार होंगे, कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा। ठीक है, मैं बात करूंगा, समझूंगा रविंद्र जी से। वापस लौटता हूं संदीप जी की तरफ। संदीप जी, बात यही होती रही, मैनिफेस्टो होते ही कर्ज माफ हो जाएगा, पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी, जैसा अभी कमलनाथ जी ने भी कहा, एडवांस में ही कह दिया उन्होंने कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव जब जीता जाता है तो वो बूथ से जीता जाता है, और लगातार कमलनाथ भी ये मानते हैं कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। जरूरत इस बात की है कि चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि अब जनता तो सब समझते हैं कि आप जिस मैनिफेस्टो को लेकर आ रहे हैं, आप वचन पत्र को, कोई भी हो, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, पिछली दफा भी एक वचन पत्र लेकर आए, सरकार रही नहीं, वचन पूरे हो नहीं पाए। तो ये सवाल भी आएगा फिर आपके सामने कि साहब आप पहले से एक एडवांस में दे दीजिए वचन पत्र, पर ये वचन होगा कैसे? ऐसा तो नहीं कि वचन के पहले ही दूसरा वचन आ जाए। देखिए मनोज जी, मुझे ये राजनीतिक तौर पर जो समझ में आता है कि नेताओं को आपको काम भी देना पड़ेगा। मैनिफेस्टो कमेटी आप बनाएंगे तो उससे जुड़े हुए जो समकक्ष नेता हैं वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ों की कमेटी बनाएंगे, उसमें नेता व्यस्त हो जाएंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गुटबाजी। क्या गुटबाजी पर अंकुश लग पाएगा? ठीक है, अभी नेता साथ दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास तक जो बातें आती हैं, जो पर्दे के पीछे दिख रहा है, कांग्रेस के अंदर जो टांग खींचने का सिलसिला चलता है वो कभी कम नहीं हुआ है। भले किसी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, मैनिफेस्टो कमेटी बना दी गई, अभी बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपी जानी है। इन स्थितियों में कांग्रेस क्या जमीन पर तैयार है? कांग्रेस के नेता कह सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी है, लेकिन वाकई में जमीन पर दौड़ती, काम करती कांग्रेस दिखती है? वर्तमान में इतनी समस्याएं हैं मनोज जी, मुझे लगता है कि 2003 में अगर दिग्विजय सिंह जी की सरकार सड़क, पानी और बिजली के कारण गई थी, तो वर्तमान दौर में भी समस्याएं कम नहीं हैं। लेकिन बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो जमीन से लेके दिल्ली तक बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ता है। कांग्रेस में अगर मुझे कमी दिखती है तो यही कि आपको लड़ते नजर आना पड़ेगा। लड़ें तो आप, लेकिन लड़ते भी नजर आए, क्योंकि जनता विपक्ष के साथ खड़े होने की कोशिश ज्यादा करती है, क्योंकि जो लोग समस्या को उठाते हैं, हमें लगता है कि कांग्रेस इस मामले थोड़ा सा पिछड़ जाती है। रविंद्र जी, सवाल यही बार बार आता है कि मैनिफेस्टो आप बना लेंगे, वचन पहले से घोषित कर देंगे। पहले भी यही हुआ था, आपने वचन पत्र अपना पहले दे दिया था और ये बताया था, वचन के आधार पर ही जनता को भी ये लगा था कि किसान का कर्ज माफ हो जाएगा, बाकी चीजें हो जाएगी। शुद्ध के खिलाफ युद्ध आपने छेड़ा, जिसका आप जिक्र पहले भी कर रहे थे। सवाल ये है कि ये सब तो नहीं हुआ, अब नए वचन को लेकर जब आप आ रहे होंगे
तो फिर दूसरी चीजें भी दिखाई दे रही, जैसे आज का मसला सामने है, कुछ और चुनौतियां भी है आपके सामने, आज भी जो खरगोन में दिखाई दिया, जैसा जिक्र यशपाल जी भी कर रहे थे, ये सब भी तो चलेगा वचन पत्र से पहले। देखिए सैनी साहब, एक बात बता दूं कि मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि जब भी कांग्रेस कोई काम करने की बात करती, चाहे वो मैनिफेस्टो का हो, चाहे जनता के लिए कोई आंदोलन की बात हो, जनता की आवाज उठाने की बात हो, सदन में कोई मामला उठाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी पीड़ा क्यों होने लगती? अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सरकार आपकी है, तो फिर क्यों आप अपनी बात नहीं कह पा रहे? आप जनता को क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रहे? बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? किसानों के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? गरीबों के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब कौन देगा? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग केवल ये बताएं कि वो जनता के हित में कौन सा काम कर रहे हैं। ये बात तो उनको बतानी पड़ेगी ना। अच्छा, राज सवाल कांग्रेस का, वो रोज बता रहे हैं गुटबाजी की बात। रोज... अभी आदरणीय हमारे पत्रकार जी ने एक बात कही, संदीप जी ने, कि कांग्रेस में गुटबाजी। मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इस समय गुटबाजी कहीं से कहीं तक कोई गुटबाजी नहीं है। कमलनाथ जी ने एक मीटिंग ली, सबको इकट्ठा किया और ये कहा कि आप सब लोग काम पे लगिए, क्योंकि जनता की आवाज हमको उठानी है और हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी को बनाया और सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। ये परेशानी इस समय भारतीय जनता पार्टी में जरूर है कि इस समय महाराज भाजपा अलग है, शिवराज भाजपा अलग है, और इस समय मूल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है वो घोर उपेक्षा का शिकार है। 5 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अभी किसी मंच पर आपने देखा होगा, वहां शिवराज सिंह जी गए भाषण देने के लिए, जब चले तो आदरणीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी का कुर्ता पकड़ के बैठा रहे हैं। तो ये क्या संदेश है? क्या संदेश है जनता में? ये गुटबाजी का संदेश नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे के गिरेबान में वो किसी की गलती निकालने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे की कमियां मत निकालें। राज सवाल मैनिफेस्टो का, आदरणीय कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, मैं कह रहा हूं प्रदेश की राजनीति में उनसे सुलझा हुआ, ईमानदार, सच्चा जो कोई नेता नहीं है मेरी नजर में। क्यों नहीं है? कि मैं समझता हूं कि वो कहते हैं वो करते हैं, वो कोई बातें करने में विश्वास नहीं रखते। वो हमेशा एक बात कहते हैं, अनेक मंचों पे उन्होंने कहा जनता के बीच में कि आप कांग्रेस का साथ नहीं दीजिए, लेकिन आप सच्चाई का साथ तो दीजिए। जनता में हमेशा कहते हो, ऐसा कोई नेता नहीं है। यही बात तो उन्होंने उपचुनाव में कही थी कि सच्चाई का साथ तो दीजिए, नहीं दे पाई जनता, वो जो दिखाई दे रहा था। उपचुनाव में तो सत्ता का दुरुपयोग करके, मैं कह रहा हूं आपसे कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता धनबल के आधार पर बनाई है। इसमें कौन सी शक है? जनता इस बात को समझ रही है। और अगर जनता संतुष्ट होती, शिवराज सिंह जी की लाखों घोषणाएं हैं, क्या उन घोषणाओं पे काम हो रहा है? तो आप वचन पत्र पर काम कर रहे हैं, पार्टी की है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, तो जवाबदेही तो उनकी है ना जनता के प्रति। जवाब कौन देगा? और घोटाले, अभी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आकंठ डूबी हुई सरकार। आप वचन पत्र पहले लेकर आ रहे हैं, कमलनाथ जी को पहले लेकर सामने रख देंगे, वचन पत्र की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब इतना सब कुछ है। नहीं, वचन पत्र की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? वचन पत्र हम देंगे, जनता को विश्वास, हमारा जनता को विश्वास है कमलनाथ जी के ऊपर के, कमलनाथ जी जो कहेंगे वो करेंगे, ठीक है, कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी। यशपाल जी देखिए मनोज जी, अभी हमारे आदरणीय तोमर साहब कुछ कह रहे थे और कहते कहते ये कहा कि उपचुनाव में धनबल का उपयोग हो गया, शासकीय मशीनरी का उपयोग हो गया और उसके कारण से कांग्रेस परास्त हो गई। उपचुनाव में कुछ सीटें तोमर साहब कांग्रेस भी जीती है, वहां धनबल नहीं चला, वहां शासकीय मशीनरी और ईवीएम मशीन को हम ठीक ठाक नहीं कर पाए, हमारे हिसाब से नहीं चली। वहां भी चला, कड़वा सुन लीजिए रवि जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं दोनों को मौका दे दूंगा। कैसे मिल गया, शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। अरे 2-4-5 सीटें तो आप भी जीते, तो अगर करना ही था हमको शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग और धनबल का उपयोग और दबाव की राजनीति और ईवीएम मशीन को हम गड़बड़ कर देते तो सबके सब सुपड़ा साफ कर देते। जनता बटन दबाती है, कमल पर दबेगा तो कमल पे दबेगा, पंजे पे दबेगा तो पंजे पे दबेगा। यशपाल जी, लेकिन यशपाल जी कुछ मुद्दे ऐसे हैं, यदि हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, वचन पत्र की, जैसे कि पेंशन बहाली की बात वो कर रहे हैं, पुरानी पेंशन वो बात कर रहे हैं कि किसान का कर्ज माफ जो नहीं हुआ उसे हम कर देंगे। ये बात तो सब समझ रहे हैं कि उनको पूरा मौका नहीं मिला, कुछ लोग तो समझ ही रहेंगे। वो ये भी कहते हैं कि 27 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ कर दिया।
पर जो एडवांस तैयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही है, कांग्रेस में यह भी कहा जाता है कि यदि कांग्रेस एकजुट हो जाए तो फिर राह बड़ी आसान हो जाती है। 2018 में यही एकजुटता का परिचय दिया था, एक बार फिर कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है, अलग अलग कमेटियां बना दी, तो बहुत मतलब चुनौती तो लेने को तैयार है कांग्रेस, ये तो दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा मनोज जी कहना है कि ये राजनीति में चुनाव के पहले टिकट का आवंटन तो ठीक ढंग से कर ले, टिकट का वितरण तो ठीक ढंग से कर ले, जैसा कि पुरानी जी ने कहा गुटबाजी तो खत्म कर ले, न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। और जब हमारे बजट पर जो वार्षिक बजट पेश कर रहे हैं 2.5 लाख करोड़ का, 1000 करोड़ का, 3 लाख हमारे ऊपर तो हंसी उड़ाते हैं, ये कर्ज में डुबा दिया मध्य प्रदेश को, एक व्यक्ति पर इतना कर्जा हो गया। आप पहले मैनिफेस्टो में ये बताएं तोमर साहब और आपके कमलनाथ जी को कहिएगा कि कितनी सब्सिडी, कितनी व्यवस्था और कितना बजट को कम कर करके फिर वचन पत्र में आप 1000 आइटम पेश करेंगे, ये बताने की जरूर कृपा करिएगा। हमारे बजट पर आप हंसी उड़ाते हैं और हमारे बजट को जिस प्रकार से आप उसकी जो करते हैं और जिस प्रकार से आप बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख 1000 करोड़ का, 3 लाख 1000 करोड़ का अनुपूरक 1, अनुपूरक 2, अनुपूरक 3 प्रस्तुत हो गए, तो आप अगर 1.5 साल पहले जो मैनिफेस्टो ला रहे हैं उसमें आप किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप तो 1.5 साल रविंद्र जी बता दीजिए बात उसी पर हो रही बचन रविंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लागू किया और उन्होंने कहा कि और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो सब मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप भी उसको यहाँ कर दीजिए, क्योंकि पेंशन एक ऐसा मुद्दा है कि आदमी नौकरी करता है 60 साल तक, 62 साल तक, और बुढ़ापे का सहारा पेंशन है। अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी वो परिवार उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। और आदमी नौकरी किस लिए करता है, शासकीय नौकरी में जाने का सबसे पहले यही अभिप्राय होता है उनका कि हमारा जीवन यापन ठीक से हो जाएगा, और उसके बाद जब आदमी रिटायर हो जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसके बुढ़ापे की नैया कौन पार करेगा। ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो कांग्रेस का हो, ये जनहित का मुद्दा है और इस पे सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर हमने इसको मैनिफेस्टो में जोड़ लिया तो इसमें बुराई क्या है। और राज सवाल इसका कर्जे का 3,15,000 करोड़ रुपया का कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार ने आदरणीय शिवराज सिंह जी के 18 साल का। ये आप ये सब बांटेंगे तो फिर कर्जा तो बढ़ेगा ना। प्रति व्यक्ति इसको बांटेंगे। देखिए, ये तो अभी तो जवाब इनको देना है, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, सरकार इनकी है, इनको जवाब देना है कि इस कर्जे को इन्होंने जो किया है और पर संपत्तियां बेच करके और सोचते रहते हैं। आज जिस सोशल मीडिया के माध्यम से जिस ऑटोमोबाइल यशपाल जी कांग्रेस पार्टी ने कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए यशपाल जी। आप क्या कर रहे हो वो आप अपनी बात बताइए। यशपाल जी क्या कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। एक मिनट रविंद्र जी समय नहीं है, यशपाल जी को सुन लीजिए, समय नहीं मेरे पास। रोजगार के लिए ठोकरें खा रहे हैं और आप लाख 1.5 लाख करोड़ के बजट में ये किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश की विकास की अवधारणा सुनिश्चित कर लेंगे, किस प्रकार से 1.5 साल पहले बने हुए इस मैनिफेस्टो को पूरा कर देंगे, बजट बढ़ेगा कि घटेगा ये भी बता दीजिए। चलिए, अब बताने का समय नहीं है, मुझे लग रहा है मैं संदीप जी से समय लेता हूँ, ये बात आप नहीं मिल रहा है, वो धरने पे बैठे हुए ग्वालियर में। चलिए ठीक, पूरे प्रदेश में धरना होने वाला है। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। ये जो बजट की बात हो रही है या पहले ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो आएगा जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे हो पाएगा। बजट की व्यवस्था भी करना होगा, ये बात सच है कि बार बार आरोप तो यही लगते हैं कि आपने खर्चा कम है, कर्ज ज्यादा ले लिया, तमाम तरह की चीजें दिखाई देती, फिर ये भी करना पड़ेगा मैनिफेस्टो। देखिए, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जब मैनिफेस्टो में आप सुविधाओं की बात करेंगे, रियायत की बात करेंगे, पुरानी पेंशन की बहाली की बात करेंगे, तो आपको ये भी सवाल, क्योंकि सत्ता पक्ष है वो सवाल करेगा आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो अगर जल्दी आ जाता है तो कांग्रेस के सामने सवाल भी बहुत ज्यादा होंगे, उसकी भी तैयारी करके चलना पड़ेगी मुझे लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक चुनौती जरूर कांग्रेस के सामने होगी, लेकिन कांग्रेस ये शायद मानकर चल रही है कि थोड़ा पहले चलें, बीजेपी से पहले चलें। अब कितना पहले चलेगी ये समझ आएगा। आप तीनों बहनों को बहुत धन्यवाद, यशपाल जी, रविंद्र जी और संदीप जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव के पहले तस्वीरें बहुत अलग नजर आ रही है। कांग्रेस ये चाहती है कि पहले से अपना वचन पत्र लेकर आ जाएं और जनता के बीच में जो कुछ देना चाहते हैं उसका एक ठीक ठाक मैसेज चला जाए। 2018 में भी हमने यही देखा था किसान कर्ज माफी को लेकर, और यह मुद्दा काम आया था और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में सफलता भी मिली थी। अब फिर बड़ा सवाल यही है कि यदि इतना सब जैसा दावा किया जा रहा है वो सरकार देगी, जो भी सरकार रहेगी, तो फिर होगा क्या।
क्योंकि बजट की बात होती है और बजट कहाँ से आएगा और बजट जहाँ से बनेगा, जैसा भी बनेगा, फिर उसका सामना कौन करेगा? वही बाकी जनता, मध्यम वर्ग। चलिए, निगाह इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में लोकल टच का फार्मूला। नमस्कार।